welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of chemistry. शैली मैम, करियर प्लानेट शैली मैम। और फिर से मैं आपके पास लेके आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, तो तैयारी अच्छी चल रही होगी काफ़ी। 12th तो मेरे हिसाब से सब बच्चों का अच्छे से क्लियर है ना, 12th के क्वेश्चन तो बन जाते हैं मैडम। 11th में बड़ी समस्या आती है, फ्रेशर्स का ये प्रॉब्लम है। और ड्रॉपर का प्रॉब्लम क्या है? तो ड्रॉपर का प्रॉब्लम है कि अभी पूरे साल हमने 11th में बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तो 11th तो बहुत अच्छे से आने लगी, पर 12th हमें लगा याद है, पर धीरे धीरे 12th भूलते गए। ये सबके साथ रहता है, तो इन बातों में मत जाइए, है ना। आप अब बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब आपके एग्जाम में 10-12 दिन है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी थियरी पढ़नी थी पढ़ ली। शॉर्ट नोट्स को साथ में लेके बैठो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करो। किसी भी तरह का स्ट्रेस दिमाग में मत लाओ, जितनी तैयारी है ओके, पेपर अच्छा होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास आज फिर से। अब देखो, पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का IUPAC नाम दे दो। तो दे दोगे? बोलो। IUPAC नाम में क्या करेंगे? नंबरिंग कर दे। देखो, सबसे पहले इधर ब्रोमो दिख रहा है तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। अब चेक करो, 1 पे तो ब्रोमो होना चाहिए, सही है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ना, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सारे सब्स्टिट्यूएंट ही है ना। तो मैं कहूँगी 1 पे तो ब्रोमो होना चाहिए, नाइट्रो 2 पे और मिथाइल 4 पे। अल्फाबेटिकली तो ब्रोमो सबसे पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर MNOP, M पहले आता है ना, तो मिथाइल आगे लिखो, लेकिन 4 पे लिखो। तो देखो 1 ब्रोमो वाले आंसर सही है, तो पहला चौथा गलत हो गया। फिर 4 पे मिथाइल और 2 पे नाइट्रो। 6 पे नाइट्रो क्यों गया? 2 पे ही आएगा ना नाइट्रो तो, ठीक है। तो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, तो सही उत्तर जो है बच्चे दैट इज ऑप्शन 2। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, आइसोपेंटेन के मोनोक्लोरिनेशन पे कितने स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल बता दो, मतलब इसको स्टीरियो आइसोमर्स सहित टोटल कितने प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। अब पहले तो है ना एक चीज ध्यान रखो, आइसोपेंटेन पता है ना तुम्हें, आइसोपेंटेन 4 कार्बन सीधे 1 कार्बन नीचे, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को आइसोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मोनोक्लोरिनेशन, मोनो मतलब 1 Cl लगाना है, 1 हाइड्रोजन हटाना है। तो देखो, ये चारों कार्बन से 1-1 हाइड्रोजन हटा सकते हो, मतलब पहला कंपाउंड तुम ये बना सकते हो CH3 CH CH3 CH2 और CH3। ठीक है, ये CH3, इसका हाइड्रोजन हटा के Cl लगाना है ना, तो ये CH2 Cl। ठीक है, तो हमने इसका तो हटा दिया, इसका हाइड्रोजन भी हटा सकते हो। तो देखो CH3 CH3, फिर ये आ गया तुम्हारे पास CHCl और CH3। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? तो भाई ये हाइड्रोजन हटा दिया, ये हटा दिया, इसका भी हाइड्रोजन हटा सकते हो। तो एक कंपाउंड और बना CH3 CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के Cl और CH2 CH3। सब एक जैसे लग रहे हो कि क्या है, सब एक जैसे ही है, तो ऐसा करना सबके IUPAC नाम लिख लेना। IUPAC नाम अलग है, मतलब कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने कहा चलो ये 3 हटा दिए, तो चौथा भी हटा के देख लेते, तो हम इसको भी हटा देते। तो यहाँ मेरे पास बना Cl CH2 CH CH3 और CH2 CH3। अब आपको लग रहा है कि टोटल कंपाउंड तो 4 है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, वैसे भी याद ही होता है, नॉर्मल पेंटेन के 3 मोनोक्लोरिनेशन वाले प्रोडक्ट बनते हैं, आइसो के 4 बनते हैं, नियो का 1 बनता है। तो आपको लगा 4, लेकिन वो कब से कह रहा है कि भाई स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब अगर कायरेल कार्बन है तो उसको 1 का 2 करो, क्योंकि कायरेल कार्बन 1 तो आपने बना लिया। मान लो वो डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज भी तो है, तो अगर वो खुद ही डेक्स्ट्रो है तो मिरर वाला क्या होगा? लेवियो होगा। ऐसे अब कायरेल कार्बन वाला ढूंढो, क्या यहाँ कायरेल कार्बन है? तो हम कहेंगे नहीं, ये तो CH2 CH2 है, यहाँ तो हो नहीं सकता, और यहाँ 2 मिथाइल है, तो नहीं भाई, ये तो नहीं। क्या यहाँ कायरेल कार्बन है? तो देखो बिल्कुल है ना। ये वाला कार्बन देखो, एक तरफ H, एक तरफ Cl, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल, दिस इज कायरेल कार्बन। क्या ये कायरेल कार्बन है? तो हम कहेंगे नहीं, ये तो दोनों मिथाइल हैं, बाकी तो हो नहीं सकता। यहाँ देखें तो ये कायरेल कार्बन है, देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये CH2 Cl है और ये H है। ठीक है, तो भाई टोटल तो 4, लेकिन इसको मैं 2 कंसिडर करूँ, है ना। ये तो 1 है, इसको 1 मानूंगी, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, इसको 2 मानूंगी। फिर एक तो ये है, और इसको भी मैं 2 कंसिडर करूंगी, एक खुद और एक इसका मिरर इमेज। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे हैं जिनमें क्या बोलते हैं,
दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, दो समावेशी ऐसे जहाँ कायरल कार्बन है तो दो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। तो आपका यहाँ उत्तर बैठेगा सही उत्तर 6। क्लियर है, सिंपल। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बहु इलेक्ट्रॉन प्रजातियों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ऊर्जा का सही क्रम। अब बच्चे देखो दो चॉइस है, या तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना के फटाफट कर सकते हो, या फिर तुम क्या करो सबका n+l निकाल दो। ठीक है, तो हम n+l निकाल के देखते हैं। अब देखो 5s 5p 5d 4f और 4d सबका ही n+l निकाल दो, अगर परेशानी ज़्यादा है तो ये 5d, ये 5p और ये 5s। ठीक है, और 4f 4d का यहाँ फाइंड कर लेते हैं, 4f और ये 4d। अब तुम सबको इतना तो याद है ना बेटा कि भूल गए l का मान है ना, l के मान 0 1 2 3 और उपकोष होते हैं sp/df। ठीक है, अब देखो n तो यही है 5, यहाँ पे भी n 5 है और यहाँ पे भी n 5 है। l का मान d के लिए देखो l का मान कितना है 2, p के लिए l का मान 1 और s के लिए l का मान 0। तो बेटा यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 होगा। सिमिलरली 4f और 4d में देखिए तो बच्चे 4f में n का मान 4, l का मान देखो जल्दी से, l का मान 3, तो टोटल हो गया 7। और यहाँ देखो n का मान 4, spd 0 1 2, तो यहाँ n+l की वैल्यू 6। बस अब क्या करना है, यदि दो कक्षकों में n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहाँ n कम है, क्योंकि वो अंदर है, नाभिक के नजदीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले हाँ देखो ऊर्जा का सही क्रम बताना है। तो ऊर्जा का सही क्रम मतलब n+l यानी ऊर्जा ही मान लो। ठीक है, और n+l सेम है तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां n कम है, मतलब उसकी ऊर्जा कम है, और जहां बाद में जाएगा मतलब ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, अब तुम कर सकते हो, बोलो 4d तो बहुत बाद में रखना, 4f तो एंड में ही रख लेना, है ना। और 4f और 5d में पहले कौन आ जाएगा, तो हम कहेंगे 4f आ जाएगा। 4f में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, 5d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। ठीक है, मतलब 4f की एनर्जी कम है, 5d की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले n+l कम किसका है, 5s का, तो 5s की ऊर्जा तो न्यूनतम होनी चाहिए। तो 5s की ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, दो ऑप्शन तो गए। 5s की ऊर्जा मिनिमम, इसके बाद में तो 6 में आ जाते। देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो मैंने तुम्हें बताया था 5p और 4d दोनों के n+l के मान समान हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ n का मान कम है। तो बच्चे इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, तो वो अपन कहाँ उलझे, 5s की ऊर्जा तो न्यूनतम है और इन दोनों में से क्या बताया था मैंने, ऊर्जा 5p की ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, और 4d की ऊर्जा कम है। ठीक है, तो 5p की ऊर्जा ज़्यादा है और 4d की ऊर्जा क्या है, कम है। और 5s तो मिनिमम में आ रहा है ना, 5s की एनर्जी तो क्या हो गई, लीस्ट हो गई। ठीक है, अब सर्वाधिक ऊर्जा देख लो, तो ये 7 7 वाले बैठे हैं, तो एंड में इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ तो n का मान 4 है, यहाँ n का मान 5 है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा 5d की है। ऐसे पकड़ लो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा पकड़ लेते हैं 5d की, सबसे कम ऊर्जा पकड़ लेते हैं 5s की, है ना। बीच वालों को देखना ही बंद कर दो भाई। मिनिमम एनर्जी 5s की है क्योंकि सबसे पहले इनमें चारों में, इन पांचों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो हम कहेंगे 5s में। तो 5s की एनर्जी मिनिमम में, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही निकाल दो। अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कर लो, तो n+l का मान अधिकतम ज्ञात कर लिया, तो ये रहा भाई 7 7 है ना। अब इसमें भी तुम देख लो कि n का मान जहां कम होता है वहां इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा मतलब ऊर्जा कम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे एंड में जाएगा मतलब ऊर्जा अधिकतम है। तो अधिकतम न्यूनतम वाला ढूंढ लो, बाकी तो बीच वाला तो है ही। ठीक है, तो सही उत्तर जो है 3 हो जाएगा। नहीं तो फिर इसको बना लो एनर्जी लेवल डायग्राम से, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी है। तो नेक्स्ट देखो, CCl2F2 को फ्रेयॉन 12 कहते हैं। देख लेते भाई, CCl2F2, तो बच्चे फ्रेयॉन को हम लिखते थे फ्रेयॉन XYZ। X मतलब कार्बन की संख्या में से एक कम करो, Y मतलब हाइड्रोजन में एक जोड़ दो, और Z मतलब फ्लोरीन परमाणु। अब यहाँ देखो कार्बन 1 है और मैं एक कम कर दूं तो ये तो 0 हो गया, हाइड्रोजन नहीं है तो एक जोड़ दूं,
और फ्लोरीन 2 है तो ये फ्रेयॉन 012 है या फ्रेयॉन 12 है, ये तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्रेयॉन 12 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वॉट रिएक्शन, सही है। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी CCl4। तो अगर मैं CCl4 की अभिक्रिया स्वॉट अभिक्रिया कराऊं, बिल्कुल करा दूं, तो बना तो सकते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो हम क्या लिखें, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, सही है ना। ये फ्रेयॉन 12 था और इसको हम स्वॉट रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो हम कहेंगे चलो भाई बात तो सही कह रहा है, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं भाई। चलो नेक्स्ट देखो क्या करना है। सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करनी, ठीक है। अभी ए आएगा जब हम बनाएंगे, फिलहाल तो हम कह रहा है कि फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करो, तो हम कहेंगे ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया है। बोलो, फिनॉल अम्ल है H देगा, NaOH क्षार है OH देगा, तो भगाओ इनको। तो ये तो गए, तो हमारा आंसर सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CH3I से कराइए, ठीक है। तो Na फिर से भगा दो, तो हमारा आंसर NeSol। तो हम कहेंगे ठीक है, ये भी सही है। अब इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। तो बच्चे HNO3 और H2SO4 नाइट्रिकारी मिश्रण है ना, इनका काम है नाइट्रो ग्रुप देना। और देखो यहाँ ये OR है, OR का +M प्रभाव होता है, ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी आएगा, नाइट्रो ग्रुप पैरा पे भी आएगा, लेकिन वो तो मेजर पूछ रहा है, तो भी पैरा मेजर है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थो ग्रुप होना चाहिए NeSol पे और पैरा पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, वो कंपाउंड जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ब्रोमीन जल है यहाँ पे, है ना, डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल। तो देखो फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन और जल के साथ कराई थी, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना था। सेम एनिलीन में तो उल्टा समस्या ही थी, है ना, एनिलीन भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना लेता था। और ग्लूकोज तो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता था, है ना, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये तीनों रिएक्शन तो एनसीईआरटी में है, सिर्फ ब्रोमीन और जल के साथ ना रिएक्ट करने वाला कौन है, तो हम कहेंगे एल्केन। एल्केन डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्ट, ब्रोमीन वाटर से नहीं करते, उनको सनलाइट चाहिए होती है। तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं करेगा, बाकी तीन तो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो अमीनो एसिड जिनमें विषम चक्रीय वलय है ना। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अब इसमें तुम ध्यान रखो एसटीपी की जगह एचटीपी, ठीक है, एसटीपी की जगह एसटीपी तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वैसे एचटीपी। अब देखो एचटीपी में एच फॉर हिस्टिडिन, इसके आंसर 3 है। 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं, बाकी तो क्या है कि सिंपल एलिफेटिक वाले ही हैं। 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें रिंग है और रिंग के अंदर हेट्रोसाइक्लिक एटम है। तो हम कहेंगे ठीक है, एक तो हिस्टिडिन, एक टी। तो बेटा टी मतलब ट्रिप्टोफेन, बोलो टी मतलब ट्रिप्टोफेन और पी मतलब प्रोलीन। तो भाई 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो ढूंढना है ना, तो मेरे पास यहाँ से मैच हो रहा है प्रोलीन, ऑप्शन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 की रिएक्शन HCl से करानी है। अब देखो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 है ना, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते, देखो HCl से रिएक्ट कराओ H+ और Cl माइनस, पहला आक्रमण जो है एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का होता है। ठीक है ना। अब देखो वैसे तो हम क्या करते हैं कि माइनस वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि वही चीज़ का कैटायन बनती है। लेकिन यहाँ थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, देखो है ना, मान लो ये यहाँ CH2 कर देती हूँ, यहाँ H कर देती हूँ, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ बच्चे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो यहाँ कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो ये आपका डाइमिथाइल तो हो गया, ये आपका कार्ब कैटायन बन रहा है और यहाँ CH3 है। ठीक है, अभी कार्ब कैटायन 2 डिग्री है और आपको मैंने एक लाइन लर्न कराई है
कार्ब केटायन लव्स टू रीअरेंज। कार्ब केटायन को बहुत पसंद है कि मैं रीअरेंज हो जाऊं, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिलहाल ये 2 डिग्री है, अगर मैं यहाँ से मिथाइल माइनस यहाँ भेज दूं तो ये कार्ब केटायन बन जाएगा, इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। तो हम कहेंगे देखो ये कार्ब केटायन जो है इसको मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो कार्ब केटायन है ये ज़्यादा बढ़िया है। अब ज़्यादा बढ़िया कैसे है, तो भाई ये 3 डिग्री है ना, और 3 डिग्री वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये कार्ब केटायन जो है वो अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हम 2 डिग्री से कहाँ चले गए, 3 डिग्री, और 3 डिग्री बढ़िया होता है। अब इसके आगे मैं नहीं बता रही, इसके आगे इसकी डिग्री Cl माइनस से करा देना है। मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, मजाक थोड़ा ना कर रहे हो, आगे तो करा ही दोगे। तो 2 पे क्लोरो है, 2,3 डाई मिथाइल है और ब्यूटेन है। तो भाई 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी सही उत्तर ऑप्शन 3। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, टोलुइन CrO2 Cl2 वाटर। तो बच्चे ये है इटार्ड रिएक्शन। ये जो पहला आंसर है ना, ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है ना। टोलुइन का मैं क्या ही कर लूंगी, CrO2 Cl2 ऑक्सीकारक है। अब टोलुइन का ऑक्सीकरण करूं तो बेंजोइक एसिड, लेकिन सीधा ही करना होता तो KMnO4 में क्या बुरी बात थी, वही ले लेते, KMnO4 ले लेते है ना, प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते। ये क्यों लिया, क्रोमाइल क्लोराइड। तो हम कहेंगे ये इटार्ड अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण को बीच में रोकता है। तो यहाँ हमारा मेजर प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। अब तुम देखो बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH या KOH के साथ, बता सकते हो क्या क्या है ये, है ना। ये बता दी तो मेडिकल तुम्हारा पक्का निकल जाना चाहिए। टोलुइन की अभिक्रिया, सॉरी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड NaOH, हर साल घुमा फिरा के आता है। तो हम कहेंगे टोलुइन तो बेंजल्डिहाइड तो एक ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और कंसंट्रेटेड एल्केली है ना, या कॉस्टिक पोटास दे देता, कॉस्टिक सोडा दे रहा है, तो केनिज़ारो। तो भाई ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये आपकी रिएक्शन है केनिज़ारो। अब केनिज़ारो में तुम्हें याद है केनिज़ारो में क्या होता है, तो केनिज़ारो में एक प्रोडक्ट तो ऑक्सीडेशन का बनता है, एक प्रोडक्ट जो है वो रिडक्शन का बनता है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीकरण कर दूं तब तो COH बनेगा, है ना। और अगर सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम बेंजोएट बना सकते हो। और अगर मैं इसका अपचयन कर दूं तो फिर बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो भाई ए तो था ये वाला बेंजल्डिहाइड, है ना, और सी उसने दे रखा है बेंजोइक एसिड, तो बी क्या हुआ, बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ मेरा आंसर देखो, अब ये यूं नहीं कर लेना बेंजल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल। ए और बी पूछा है, बी और ए थोड़ा ना पूछा है, तो ए तो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है ना, और बी क्या है, तो बी बेंजाइल अल्कोहल है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन गया तो तैयारी बहुत बढ़िया है ना, और नहीं तो फिर और प्रैक्टिस करो बच्चे, अभी टाइम है ना। अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है कि नहीं, याद करो। अब अगर 1 डिग्री अमाइन है तब तो आराम से रिएक्शन हो जाता था, 2 डिग्री अमाइन है तब भी क्या होता था, आराम से रिएक्शन हो जाए, लेकिन 3 डिग्री अमाइन है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। ये तो रिएक्शन हो रहा था ना, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। तो भाई हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट ना करे, तो हम कहेंगे 1 डिग्री तो करेगा, 2 डिग्री भी करेगा, 3 डिग्री अमाइन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूनतम क्रियाशील, तो मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, यानी ये Cl हटाना है, Cl हटाना है, Cl हटाना है, Cl हटाना, ठीक है। तो Cl किसमें आसानी से नहीं हटेगा, तो हम कहेंगे देखो, हम कहेंगे यहाँ नहीं हटेगा, क्यों, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये हेलोएरीन है, और हेलोएरीन आर लेस रिएक्टिव, हेलोएरीन नाभिक से ही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, तो उसको कैसे हटा सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं,
है ना। और यहाँ देखो या तो जल्दी हटेगा, क्लोराइड माइनस और बेंजाइल कार्ब केटायन, और बेंजाइल कार्ब केटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम कहेंगे बेंजाइल कार्ब केटायन तो सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टेबल होता है, यहाँ तो परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बस कौन कम क्रियाशील है, तो ऑप्शन 3 लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट देखो, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl है ना, तो ये तो सिंपल है। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन है ना AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटाइल क्लोराइड से कराऊं, तो ये तो फ्रिडल क्राफ्ट है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराई जा सकती है, ये तो गया। तो मेरा आंसर एसिटोफिनॉन हो गया। बोलो, तुम्हारा आंसर भी यही है, एसिटोफिनॉन है। और एसिटोफिनॉन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराए, H+ साइनाइड माइनस करा सकते हैं भाई। तो भाई यहाँ क्या होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो O के साथ H आएगा, C के ऊपर साइनाइड आएगा, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा। बेंजीन हो गया, ये O के साथ H हो गया, ये साइनाइड हो गया और ये CH3 हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। अब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, तो भी साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, पूर्ण जल अपघटन, तो ये अमोनिया छोड़ देगा, यहाँ COH लगा लो। तो ऐसा आंसर ढूंढो जहां एक कार्बन है कायरेल, एक तरफ बेंजीन है, सब में ही है, विपरीत दिशा में CH3 है, तो ये क्या हुआ, बेंजीन से CH2 है, मतलब ये तो नहीं है। फिर CH3 है यहाँ यहाँ यहाँ, सब में ही है, ठीक है, तो फिर ये आंसर तो नहीं। फिर एक बार OH है, तो भी सब में, और एक बार COOH है, बस। तो जहाँ COOH है वही सही उत्तर है, इन दोनों में फर्क है। बेंजीन के पास C है, CH3 नहीं है, है ना, तो बेंजीन के पास C है, CH2 भी नहीं, तो आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट है। चलें आगे देखो, अब ये क्या है, सही तरीके से रिएक्शन को लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, Br और HIN। तो देखो 5 Br तो माइनस, क्योंकि घटेगा, और 5 है तो 1/5, ठीक है। डेल्टा चेंज किसकी कंसंट्रेशन में, Br माइनस अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू HIN के रिस्पेक्ट में, तो भाई ये भी घटेगा, -1/6 डेल्टा HIN अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो Br अपॉन डेल्टा T 5/6 हो जाएगा, तो 5 है तो 6 नहीं है, 6/5 नहीं होगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। और अब 5/6 के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, सही है ना। Br/T 5 इधर चला जाएगा ना बच्चे, तो 5/6 डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में क्या चीज जीरो नहीं होती। अब देखो, फ्री एक्सपेंशन मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो फिर W 0। आपने पढ़ा होगा ना, गैस के मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम हो गया, तो वर्क डन 0 होता है। चलो, अब आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम, तो बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज वैसे ही नहीं आएगा, तो डेल्टा E 0। नाउ डेल्टा H इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे डेल्टा E प्लस क्या बोले, P डेल्टा V बोलते, P डेल्टा V, ठीक है ना। यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NR डेल्टा T। तो देखो, अगर आप कह रहे हो P डेल्टा V, तो आइसोथर्मल है तो वर्क डन तो वैसे ही 0 है, ठीक है ना। और आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर भी 0 है, और डेल्टा E तो आपका पहले से ही 0 था, तो ये चीज़ भी 0 हो गई, ठीक है। और डेल्टा S, तो कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो एंट्रोपी तो बढ़ती, हम कैसे हो जाएगी, या 0 कैसे होगी, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, तो हम कहेंगे डेल्टा S जो है वो 0 नहीं है। गैस का अगर प्रसार हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, अस्त व्यस्तता बढ़ेगी, तो ये चीज़ 0 नहीं है, बाकी सब चीज़ें 0 है। नेक्स्ट देखो, अब ये जहाँ F लिखा है ना, वहाँ इक्वेशन है भाई, ये एरो है, ठीक है, ये।
तो देखो Kp Kc बराबर है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। अब बोलो डेल्टा एन क्या होता है ना, डेल्टा एन क्या है, तो हम कहेंगे गैसियस प्रोडक्ट, गैसीय उत्पाद के मोल, गैसियस प्रोडक्ट मोल माइनस तो गैसियस रिएक्टेंट क्रिया कारक के मोल। ठीक है, अब गिन लो। तो पहले वाले में तो देखो PCl5 के 2 टुकड़े होते, तो 2 टुकड़े हुए 1 के, तो डेल्टा एन तो 1, प्रोडक्ट मोल 2, रिएक्टेंट मोल 1। अब H2O लिक्विड से H2O गैस, लिक्विड को गिनना ही नहीं था, गैस को ही गिनना था, तो भी डेल्टा एन 1 हुआ। नाउ 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, तो बच्चे डेल्टा एन प्रोडक्ट मोल तो 2 है ना, और रिएक्टेंट मोल 3 है, तो भी 0 तो नहीं हुआ। यहां देखो CO प्लस वाटर, रिएक्टेंट मोल तो 2 है, उत्तर में क्या है CO2 प्लस H2, यहां पे भी 2 है, तो डेल्टा एन 2 माइनस 2, तो हम कहेंगे यहां डेल्टा एन का मान 0 है। ठीक है भाई, अगर यहां डेल्टा एन का मान 0 है तो आपका सही उत्तर ऑप्शन 4। नेक्स्ट में O2F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन के कुछ ही कंपाउंड है, ऑक्सीजन के कुछ ही कंपाउंड है जहां ऑक्सीजन जो है प्लस पे फंसता है। देखो फ्लोरीन -1, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से तो कुछ मिलना नहीं है तो भाई है, तो फिर ये -1 तो ये +1, और ऑक्साइड बॉन्ड है ना, तो ये भी +1 और ये -1, तो यहां पे फ्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +7। ठीक है, नेक्स्ट देखो गलत स्टेटमेंट बताना है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखो K का मात्रक बताना। अच्छा, यूनिट फॉर रेट ऑफ, ये और है, रेट मतलब अभिक्रिया वेग, तो भाई रेट का फॉर्मूला तो होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को सेकेंड ले लेती हूँ, है ना। तो यूनिट फॉर रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, तो रेट का तो ठीक ही। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन हीट ऑफ रिएक्शन, और बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज बाइमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं की एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एंडोथर्मिक मतलब आपने जो दी एनर्जी वो ज्यादा है ना, और आपको एनर्जी जो मिली है वो क्या है, कम है, और हीट ऑफ रिएक्शन यानी ये आपका हो गया डेल्टा H। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन हीट ऑफ, एक यहाँ द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मेरे हिसाब से यहाँ के नहीं दिया है भाई, एक सेकेंड इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। नहीं, के तो नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये सही हो गया भाई, रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर होती है ये भी सही है, बेस कैटलाइज ये भी सही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपने जो दी है एनर्जी वो ज़्यादा है, EA फॉरवर्ड जो है वो ज़्यादा है, और EA बैकवर्ड जो है वो कम है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इज ऑलवेज लेस 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 क्यों हुई, ज़्यादा है ना भाई, ये नहीं ना, एक्टिवेशन एनर्जी टोटल, हाँ, और ये डेल्टा H। ठीक है, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक मतलब आपने उसको हीट दी तो उसने हीट क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, छोड़ी ही नहीं वापस भी। मैंने 100 दी तो आप एक बार 100 रख लो, वापस में 200 दे देना, क्योंकि एक बार तो स्टार्टअप के लिए देना ही पड़ेगा ना, कोई कंपनी खोलोगे तो एक बार तो पैसा लगाओगे ना। अब लगा लो, कोई बात नहीं, मान लो 10 लाख डाल दिए, अब 10 का 20 करोगे तब तो फायदा ही हुआ, अब 10 का 7 ही कर लिया तो नुकसान हो गया ना। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब कर ली, आपने नुकसान कर लिया, तो दिया तो मैंने 10 था, मिला 7 था, तो हीट ऑफ रिएक्शन मतलब आफ्टर द रिएक्शन जो आपको हीट मिली तो वो कम होगी, वो तो सही है ना। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन हीट ऑफ रिएक्शन,
फॉरवर्ड की तो ज़्यादा है भाई। इन्होंने क्या बोला है, मोर देन हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, गलत स्टेटमेंट बताना है। हाँ, तो गलत ही हुआ ना, जो हम दे रहे हैं वो तो ज़्यादा है, ठीक है, और जो मिल रहा है वो कम है, ठीक है, मैं सही स्टेटमेंट ढूंढ रही हूँ, है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, बाकी सब तो सही है। क्लियर। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो तो ज़्यादा है, और हीट ऑफ रिएक्शन जो हमें मिला वो क्या है, कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, तो 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सुक्रोज मिलाएंगे, आंसर मोल में देना है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई, हालांकि सुक्रोज का केस है तो I1 हो जाएगा, और यहाँ आप लिखो यहाँ पे Kb इंटू मोलैलिटी, या फिर आप लिखो 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल है। ये सब मोलैलिटी का ही फॉर्मूला है ना, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ तो तुम चाहते हो 1 डिग्री कुछ बढ़ाओ, ठीक है, और I आपका 1 है, 1000 ले लिया, Kb आपको दे रखा है 0.5, कितना सुक्रोज मिलाएंगे, ठीक है, और कितने मोल मिलाएंगे, तो ये हो गया मोल, और कैपिटल W कितना पानी है, 500, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, 500,000 तो कैंसिल कर दे, तो मेरा आंसर तो आ रहा है 5 2 10, 1 आ रहा है भाई। W/m की जो वैल्यू है दैट शुड बी 1 मोल, है ना, ये मोल है ना बच्चे, मास अपॉन मोलर मास क्या है, मोल, तो 1 मोल आंसर आना चाहिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, pressure does not have any significant effect on the solubility of solid in liquid। मतलब अगर मुझे लिक्विड में ठोस को घोलना, मतलब पानी में शक्कर घोलनी है, पानी में नमक घोलना है, तो मैं और तो कोई भी फैक्टर सोचूं, लेकिन प्रेशर का क्या रोल है भाई। मैं पानी में बहुत सारी शक्कर घोलना चाह रही हूँ, तो मैं ढक्कन बंद करके घोलूँ या ढक्कन खुला रख के घोलूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। गैस घोलती तो फर्क पड़ता है, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, ठोस का तो क्या ही फर्क पड़ा। और लिक्विड का भी क्या है, पानी में मुझे नींबू का पानी घोलना है, शरबत घोलना है, तो प्रेशर का तो मुझे कोई रोल नहीं लग रहा। तो बात तो सही है, कोई स्पेसिफिक इफेक्ट तो नहीं है। फिर ठोस और तरल अत्यधिक इनकम्प्रेसिबल, हाँ, ठोस को आप दबा तो सकते ही नहीं हो, है ना, कंप्रेसिबल तो है नहीं, और सेम चीज लिक्विड, तभी तो प्रेशर का कोई इफेक्ट है ही नहीं, प्रेशर डालेंगे क्यों। तो बातें तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो ए assertion and reason both are correct, but R is the correct explanation of A, है ना, थोड़ा ध्यान से, R is not नहीं, R is correct explanation, ठीक है। चलो अब सही कथन, अच्छा ये लैम्डा है भाई, है ना, लैम्डा m है, ये लैम्डा m तो इंक्रीज होता है और कापा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन। और देखो, कापा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, है ना, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता या चालकता कह देते हैं उसको जनरली, ठीक है। अब वो होती है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में क्या बोलते हैं, आयनों की संख्या। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस, मतलब अगर तुमने पानी मिला दिया तो इकाई आयतन में आयनों की संख्या तो कम हो जाएगी भाई। मान लो पहले 1 लीटर में 100 आयन घूम रहे थे, अब तुमने 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो आयन तो 100 ही, लेकिन वो 2 लीटर में, 1 लीटर में तो 50 हो गए ना। तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम आयनों की संख्या घट जाती है, मतलब कापा तो घट जाएगा, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, कापा घटेगा, बात तो ठीक है। और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था, कापा इंटू 1000 अपॉन सी, कंसंट्रेशन की लैम्डा एम क्या है, इनवर्स। तो अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाती हूं तो सांद्रता तो घट जाएगी, है ना, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो लैम्डा एम बढ़ेगा, ठीक है। तो कापा घटेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा, तो लैम्डा एम इंक्रीजेस, कापा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, काम तो डाइल्यूशन पे ही था ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाता है। देखो, एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, आर,
तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर n-1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दुगने पे आंसर दुगना आ रहा है, मतलब n का मान 0 रख दूं तो कंसंट्रेशन -1 के इनवर्सली और कंसंट्रेशन के क्या डायरेक्टली। ठीक है, और नहीं तो देखो जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स का फॉर्मूला याद रखो, टी हाफ इक्वल्स टू R0/2K। ठीक है, टी हाफ क्रिया कारक रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, और वो यही कह रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डबल कर दूं, हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाएगा। तो हाँ, ऐसा होता है जीरो ऑर्डर, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, भूल जाते हैं फॉर्मूला, ये तो अपने कोर्स में है ही, पढ़ा था अपन ने डेरिवेशन वगैरह, तो ऐसे याद रख लो। सो दिस विल बी जीरो ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, आर्गन, CO2, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन के लिए KH के मान दे रखे हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बताओ। देखो, हेनरी कांस्टेंट है KH, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, सीधी बात थी। तो आप बढ़ाओगे, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, घटती थी। मतलब हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी इनवर्स है। ठीक है, तो अधिकतम हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे किसका है, 40। सबसे ज्यादा हेनरी कांस्टेंट किसका है, आर्गन। तो आर्गन लीस्ट सॉल्यूबल, तो ये दो आंसर तो गलत हो गए। ठीक है, और न्यूनतम हेनरी कांस्टेंट ये दिख रहा है 10 की पावर -5, सबसे छोटा तो यही हुआ। 1, 2, 3 नंबर का डेटा, और 3 नंबर में फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका हेनरी कांस्टेंट लीस्ट है, सॉल्युबिलिटी अधिकतम है, तो फॉर्मल्डिहाइड मैक्सिमम। अरे भाई, दो फंस गए। अब CO2 और मीथेन में ये 1.67 है और वो 0.413 है, तो भाई मीथेन का हेनरी कांस्टेंट कम है, तो मीथेन का हेनरी कांस्टेंट कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और CO2 का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है, जबकि होना तो इसमें वैल्यूज उल्टी नहीं दे रखी है। खैर, अगर आप उनको तो हेनरी कांस्टेंट से ही करना है, तो हम तो यही बोलेंगे भाई हेनरी कांस्टेंट देखो, मीथेन का हेनरी कांस्टेंट कम है ना, इस डेटा के हिसाब से चले तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, बट CO2 जो है वो घुल जाती है भाई पानी के अंदर, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन ही चेक कर लेती हूँ। डेटा वाइज तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, डेटा वाइज तो जो है वो यही रहेगा। अब इसने डेटा आगे पीछे कर दी हो तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। इन्होंने भी वो दिया, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो डेटा के हिसाब से चलूं तो CO2 का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, और मीथेन का हेनरी कांस्टेंट कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, सही कह रही हूँ। हाँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। चलो आगे बढ़े, ये है ना। आप तो एक चीज़ जो दिमाग में बिठानी थी वो ये बिठा देना कि हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्स होते हैं। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी उसकी हमारी तो है नहीं। नेक्स्ट देखो, कौन से मेटल्स अपने एक्व सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन के विद्युत अपघटन, मतलब करंट पास करूं तो मेटल नहीं आएगा बाहर। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकालना आसान था। अब आपने मेटलर्जी नहीं पढ़ा, इस साल कोर्स में नहीं था, तो कोई बात नहीं, आपने फेराडे लॉ तो पढ़ा ही है ना, आपने पढ़ा था ना, कॉपर सल्फेट में करंट पास करेंगे तो कॉपर तो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर निकाला जा सकता है, तो कॉपर वाला आंसर तो गलत हो गया है। फिर सिल्वर वाले में भी पढ़ा था, सिल्वर AgNO3 में करंट पास करेंगे तो सिल्वर तो इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर सिल्वर वाले आंसर भी गलत हो गए। तो भी बहुत बार सही उत्तर ना पता है तो कोई बात नहीं, गलत को भी तो बाहर निकाल के सही निकाल सकते हो। तो मुझे पता है कॉपर सिल्वर वाले आंसर नहीं है, तो अब ऑप्शन ही क्या बचा, Mg और Al, है ना। तो इनको हम इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं ला सकते क्योंकि Mg तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ठीक है, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, है ना, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, मतलब लैम्डा m HCl का ज्यादा है लैम्डा m किससे, NaCl से। क्यों भाई, तो देखो HCl NaCl ClCl तो सेम है,
भाई जो चीज़ आपके पास है और आपके दोस्त के पास भी है तो फिर उससे तो क्या ही कंपैरिजन करें। तो HCl के पास भी Cl है, NaCl के पास भी क्या बोलते हैं Cl है ना भाई। इस सब्जेक्ट में तेरे भी मार्क्स इतने हैं, इसमें तो मेरे भी मार्क्स इतने हैं, तो कंपैरिजन क्या हुआ, कुछ नहीं, इससे तो कंपेयर होगा नहीं। तो हम कहेंगे चलो Cl वाला आंसर तो ढूंढेगी नहीं। अब H+ और Na+, इसमें ऐसा क्या ही होगा कि चालकता बढ़ जाए, तो मैं कहूँगी H+ हल्का है, Na+ भारी है, और हल्का आदमी तेज दौड़ता है, भारी आदमी थोड़ा मुश्किल से दौड़ता है। तो भाई मास ऑफ HCl इज ग्रेटर कैसे हुआ, लेसर हुआ। HCl स्ट्रांगली एसिडिक है तो उससे क्या, वो तो बेचारा क्या बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड है फिर तो, है ना, तो भी पूरा आयन देगा। मोबिलिटी ऑफ H ion इज मोर देन दैट ऑफ Na+। हाँ, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, भागने की स्पीड। तो हम कहेंगे हाँ H ion हल्का है ना, हल्का आदमी तो तेज भागता है ना, तो फिर हल्का आदमी तेज भागता है, तो H ion की मोबिलिटी Na+ से ज्यादा है। और आयोनाइजेशन वगैरह तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड से क्या ही कंपैरिजन करोगे, घुल जाएगा पूरा पूरा, इसलिए। अब इन कार्बोकेटाइन पे विचार करें, कर लेते भाई। 3 कार्बोकेटाइन है, तीनों 2 डिग्री है, इसे बेंजीन है, इधर बेंजीन नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी बताओ, ठीक है। अब देखो एक्सटेंडेड मतलब लंबा कॉन्जुगेशन किस में चलेगा, तो देखो ये बेंजीन रिंग हो गई है ना, देखो ये बेंजीन रिंग हो गई, तो हम कहेंगे ठीक है बेंजीन रिंग में, फिर बेंजीन देखो ये डबल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल, वापस डबल, तो मैं कहूँगी हाँ सिंगल डबल, यहाँ अनुनाद होगा, तो ये बेंजीन रिंग, ये सिंगल, ये डबल, यहाँ अनुनाद है, तो ये भी तो सिंगल, ये डबल, यहाँ अनुनाद है, तो सिंगल डबल सिंगल और फिर केटायन, तो ज़्यादा होगा ना, रेजोनेंस घूम जाएगा बेंजीन की वजह से, तो ही यहाँ से भी तो है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ प्लस आ गया, और बाकी जो घूम रहा है वो तो है ही। तो हम कहेंगे हाँ ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड को क्या बोलते हैं, विस्तारात्मक बोल दो, मतलब लंबा कॉन्जुगेशन है। तो बेंजीन सिंगल डबल केटायन ये रहा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है फिर ये, और वहाँ तो बेंजीन है नहीं तो वो और कम हो जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड, फर्स्ट थर्ड सेकेंड यानी ऑप्शन 4 सर्वाधिक ये हुआ, बेंजीन सिंगल डबल सिंगल और केटायन, तो ये एक्सटेंडेड अनुनाद है। अब इस डबल बॉन्ड का इस रेजोनेंस से इस केटायन से कोई लेना देना नहीं, अनुनाद में ये नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थैलस क्लोराइड और थैलिक क्लोराइड, और फैमिली ढूंढो। थैलस बैंगन आलू गाजर इन थैला, सही है, बैंगन बोरॉन आलू एल्यूमिनियम गाजर गैलियम इन इंडियम, और थैला मतलब थेलियम। तो भाई थैलस क्लोराइड मतलब TlCl और थैलिक क्लोराइड मतलब TlCl3। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो आखिर के 3 एलिमेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है, वैलेंस शेल बाह्यतम कोश तो एक एक यूनिट से बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन आखिर के 3 एलिमेंट में, यानी इस फैमिली की बात करूँ ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो मैं गैलियम इंडियम और थेलियम की बात कर रही हूँ। सेम क्वेश्चन गैलियम से भी आ सकता था, सेम क्वेश्चन इंडियम से भी आ सकता था, और सेम क्वेश्चन थेलियम वाला। तो जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं 3 एलिमेंट में वैलेंस शेल बाह्यतम कोश तो 1 यूनिट से बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन 18-32 यूनिट से बढ़ता है, तो फिर एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है, अंदर वाला एस तो नहीं जाता है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना ये वाली फैमिली का, NH2NP1 है, तो आप कह रहे हो बस इसको तो भगा सकते, इनको नहीं भगाएंगे, तो सब भागेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। आप कह रहे हो नहीं ये नहीं भागेगा ये ही भागेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगी। इस घटना को अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो ये घटना जो है दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़े। मेटालिक कैरेक्टर का सही ऑर्डर दो। अब देखो सिलिकॉन मैग्नीशियम सल्फर क्लोरीन, तो मैग्नीशियम तो मेटल है, एस ब्लॉक तो मेटल है, तो मैं कहूँगी सर्वाधिक आंसर तो मैग्नीशियम है, सही है। तो सर्वाधिक आंसर मैग्नीशियम है, तो वैसे ही मुझे अपना आंसर मिल चुका है। 3 गलत है तो एक तो सही होगा ही ना, तो नहीं आता तब भी कर सकते हो। और सिलिकॉन तो देखो भोले शिवजी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लोग मेटलॉइड है, तो नॉन मेटल तो नहीं है ना, तो मैग्नीशियम के बाद ये सिलिकॉन, ठीक है, वो भी मिल गया। और सल्फर और क्लोरीन, तो जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे
हाँ, लेफ्ट टू राइट जाओगे बिल्कुल उधर उधर वाले, वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो सर्वाधिक नॉन मेटल क्लोरीन है, फिर सल्फर है। तो यहाँ आपका सही उत्तर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फोर्थ ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट की ज्यादा होती, कोई दिक्कत नहीं, तो कार्बन की तो ज्यादा ही है, तो कार्बन की ज्यादा है, तो ये उत्तर गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब सिलिकॉन जर्मेनियम, नहीं भाई पीबी की सॉरी, हाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, कार्बन की ज्यादा होती है, सही है। फिर आखिर में मैंने अभी बताया था वैलेंशियल 18 18 32 से बढ़ जाता है, तो कुछ एक में लास्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। हालांकि डेटा बेस्ड है, अगर आपको एनसीईआरटी डेटा पढ़ाओ तो वही से बनेगा। तो पीबी की ज्यादा होती है, ये भी करेक्ट है, कार्बन की ज्यादा होती है भी करेक्ट है, और जैसे जैसे नीचे उतरोगे तो एसएन और पीबी में पीबी की ज्यादा होती है, तो पीबी की ज्यादा होगी वो भी सही है, कार्बन की ज्यादा होगी वो भी सही है। ये तो वैसे ही गलत था, ये गलत हो चुका है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कौन से एटॉमिक नंबर वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? 35 मत कर देना, 35 परमाणु भार है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे होने वाला एंथैल्पी चेंज, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। वो क्लोरीन की ज्यादा है, और वो एटॉमिक नंबर पूछ रहा है ना, जल्दबाजी में 17, 35 नहीं, जल्दबाजी में 35 करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी प्रजाति बेचारी एग्जिस्ट ही नहीं करती? अब इसको भी जल्दबाजी में हीलियम 2+ मत कर देना, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर आधा होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर आधा मतलब एग्जिस्ट बट नॉट स्टेबल, तो फिर नियॉन 2 तो नहीं करेगा, पक्का है। तो हम कहेंगे यहाँ 2p6 2p6, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, बंद क्रम 0 आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें मना ही नहीं, तो नियॉन 2। नेक्स्ट, कौन सा आयन कलरलेस है? तो बच्चे अगर मैं स्कैंडियम +3 की बात करूं तो ये 3d 0 है ना, ऐसा आयन जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। तो स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2 होता है ना, आपने तीनों इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तो फिर यहाँ कलर नहीं आएगा। नेक्स्ट, किसको अब लीगेंड नहीं मानते हो? तो भाई जहां लोन पेयर ना है ना, तो कार्बन तो कार्बोनिल है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत अच्छा लीगेंड है। एनो तो नाइट्रोसिल है, हमने तो इनको विशेष नाम भी दे रखे, तो ये है ना, और ये दो NH2 ग्रुप है तो बाइडेंटेड लीगेंड है। NH4+, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दान कर चुका है। अमोनिया में तो लोन पेयर होता है, लेकिन ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर चुका है, H+ को, तो अब डोनेट कहाँ से करेगा, एक लोन पेयर था वो भी चला गया, तो फिर ये लीगेंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैच करो, एक भी मैच हो जाता है तो बन जाएगा। देखो सब में 6 लीगेंड है, ये साइनाइड वाले में 4 लीगेंड है, तो 4 लीगेंड में संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 वाले में तो sp3 और dsp2, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो dsp2 के चांसेस ही है ज़्यादातर, तो हम कहेंगे ये साइनाइड वाला dsp2 है ना। B1 कर दो, तो B1 करूंगी तो मुझे तो एक ही ऑप्शन मिला, फिर भी तुम्हें लगे तो ठीक है और कर। अब देखो फ्लोरीन, ये वीक फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड लीगेंड में तुम क्या करोगे, D2sp3, तो D2sp3 भी एक ही ऑप्शन है। नहीं, वीक फील्ड लिगेंड में तुम क्या करोगे, d ऑर्बिटल बाहर का लेओगी, तो sp3d2, sp3d2 दो है। ठीक है, फिर ये देखो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वाटर तो आपका वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग सॉरी अमोनिया है ना, साइनाइड वाले को तो बिठा दिया, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में डी अंदर वाला पार्टिसिपेट करता है, तो हम कहेंगे ये D2sp3 बैठेगा। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 के चांसेस तो मेरे हिसाब से Mn में ज़्यादा बैठते हैं, तो तुम ऐसे ही मैच कर लो कि भाई D को मैं, है ना, मेरे को क्या करना था, B तो 1 है, D को मैं किससे मैच करूँ, 2 से, तो B तो मेरा 1 आ ही गया था, D2 आ गया, बाकी बैठ ही जाएगा, कर लोगे तो बन जाएगा, एक से भी बना दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्साइल CH2MgBr। ठीक है,
आपने इसकी रिएक्शन करानी है वाटर से, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो वे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसा एल्केन बनता है, तो ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन अगर आपने कराई HBr से, ठीक है, तो ये रिप्लेस कर दो, मिथाइल CH2Br हो जाएगा, ठीक है। वापस इसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मिथाइल CH2 MgBr, ठीक। और क्या करें, अब इसकी रिएक्शन कराओ फॉर्मल्डिहाइड से। एक सेकेंड, है ना, हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन कराई किससे, HBr से MgBr। एक सेकेंड, MgBr OH गया, ये बन गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। HBr से रिएक्शन कराएंगे, मेरे हिसाब से तो कुछ फिशी है, चेक करते भी शायद टाइप सही नहीं है। एक तो क्वेश्चन नंबर नहीं मिलता है हमको। यहाँ Br2 है भाई, HBr तो नहीं है। या तो Br2 करो, यहाँ मैं एक बार इस पेपर को ही देखती हूँ। एक सेकेंड बच्चों, 46 आई थिंक, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 46। ये तो हो गया आपका, कार्ब कैटायन हो गया, ये हो गया। ओह यार, गलत फंसाया। देखो भाई, यहाँ आपके पास है ये कुछ ऐसा CH3MgBr और ये है साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है। अब चलो, अब तो कुछ हुआ नहीं, बन जाओ। देखो साइक्लोहेक्सेनॉन, तो O के साथ तो MgBr लगा दे, बोलो O माइनस है, ये कार्बन क्या हो गया प्लस, Mg पॉजिटिव CH3 माइनस, तो O के साथ तो MgBr आ गया, यहाँ क्या आ गया CH3, ठीक है। अब आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो भाई MgBr और OH चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ OH, यहाँ CH3। अब आपने ले लिया HBr, ले लो HBr, तो ये वाटर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ गया CH3 और Br। और इसकी रिएक्शन जब हम Mg से कराएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनता है CH3 और MgBr, सही। और अगर हम इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा दें, अब तो बन जाएगा ना। अगर हम इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करें तो देखो क्या होगा, O के साथ MgBr और ये C का कनेक्शन इधर से हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा है भाई, ये CH3 है ना, और ये कार्बन, ठीक है। O के साथ आपका MgBr आएगा, ये CH2 इधर आ जाएगा और ये OMgBr, ठीक है। और जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये भी गया, तो एक कार्बन उसी पे मिथाइल और उसी पे CH2OH, ठीक है, तो एक कार्बन उसी पे मिथाइल और उसी पे CH2OH। तो एक कार्बन, ये तो एक्स्ट्रा कार्बन है ना, देखो एक्स्ट्रा कार्बन थोड़ा ना है, आप तो सीधे साइक्लोहेक्सेन से ही कनेक्टेड हो ना, है कि नहीं, सीधे साइक्लोहेक्सेन से ही कनेक्शन है। तो एक कार्बन जिसपे साइक्लोमिथाइल मतलब मिथाइल, उसी पे CH2OH लाइक ये, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 रहेगा बच्चों।
ठीक है, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन 2। क्लियर? एक बार लेट मी चेक। इसका आंसर ऑप्शन 2। ठीक है, चलो अब देखो, गलत प्रिंट होते ही ना सारी गड़बड़ हो जाती है। नाउ इनर्ट गैसेस पानी में नहीं घुलती है, कम घुलती है, तो इनर्ट गैस तो हो गई नॉन पोलर, ठीक है, और पानी हो गया पोलर। अब अगर एक चीज पोलर है, पढ़ा तो था तुमने, अगर ये पोलर है और ये पोलर नहीं है तो कोशिश करेगा भाई पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला है ना, तो पढ़ने वाला ही डोमिनेंट हुआ ना, ये कोशिश करेगा भाई तू भी पढ़ने वाला बन जा। तो पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर द्विध्रुव को उत्पन्न करने की कोशिश करता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, तो हम बोलते हैं इसको इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दोनों इंड्यूस्ड नहीं है, एक के पास तो अपना डाइपोल है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल नहीं, क्योंकि तो नॉन पोलर था, तो ये भी नहीं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक के पास खुद का डाइपोल है लेकिन दूसरे में उसको इंस्पायर करना है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल। द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 10 ही करने हैं, हम सारे ही कर लेंगे। अब देखो पहला स्टेप, इथेनॉल की रिएक्शन। अब वहां थोड़ा ध्यान रखना, देखो एनसीईआरटी से उठाया है, NaBr और H2SO4, तो ये NaHSO4 बनेगा, आपको अभिक्रिया HBr से करानी है। तो बोलो ये वाटर गया, तो यहाँ आपका आंसर CH3CH2Br। अब अल्कोहलिक KOH, तो बच्चे अल्कोहलिक KOH मतलब बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ से तो Br जाएगा और ये बीटा हाइड्रोजन ये गया, तो यहाँ मेरा आंसर इथीन। और इथीन की रिएक्शन HBr से करा लो, तो इसमें क्या है, तो इधर Br ऐड कर दो, इधर H ऐड कर दो, और आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल दो, तो CH3CH2Br। तो बोलो पहला तो उत्तर है नहीं, दूसरा लग रहा है ना, तो सेकेंड आंसर सही है, ठीक है, सिंपल है ये भी, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, अब इस तरह का कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड और अल्कोहल। अब भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना वो दुर्बल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये इसमें सिर्फ इतनी पावर है कि ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है और COCl को भी रिड्यूस कर सकता है, एसिड हैलाइड को। बाकी इसमें कोई पावर नहीं है कि ये किसी को छेड़े, तो जहां एस्टर छेड़ा है वो सारे आंसर गलत है, तो सब में ही छेड़ा, बस यही नहीं छेड़ा, तो एस्टर को तो छेड़ेगा ही, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ ये इधर H देगा इधर H देगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यानी उत्तर जो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में डबल बॉन्ड वहां ट्रांसफर होता है जहां अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, सही। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे जैसे ये डबल बॉन्ड होता है उसी में होता है ना, पहली बार तो कोई आता है अटैक करने तभी, तो मान लो H प्लस आया और ये बॉन्ड यहाँ टूट गया है ना, तो ये CH2 प्लस एक आपके कैटायन और ये CH3, तो इसको हम प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड वहीं शिफ्ट हुआ जहां इसने अटैक किया, तो भाई हाँ बात तो सही, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फिर इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट परमानेंट है नहीं, ये शिफ्ट ही क्यों हुआ, जब ये आया है ना, किसी को बुलाओ ये अटैक करेगा तो शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो परमानेंट कैसे हुआ, टेम्परेरी हुआ, ये नहीं आता तो इफेक्ट थोड़ा ना होता, तो हम कहेंगे टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 तो आपका गलत है और पहला आपका सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन 3, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो देखो हेक्सेन, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब ये पहले तो ये ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ब्रांचिंग शाखा तो भाई ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मतलब कार्बन तो 5 आ रहे हैं, ठीक है, और हेक्सेन में कार्बन 6 आ रहे हैं, तो हेक्सेन तो सबसे ज्यादा ही हुआ क्योंकि मोलर मास सबसे ज्यादा है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहां पे भी 5 का ही है, यहां पे भी 5 का ही है, और पेंटेन बोल दो, तो फिर ब्रांचिंग की तो इनवर्स है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मैं कहूंगी हेक्सेन के बाद फिर पेंटेन लिया,
ठीक है, तो सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेन, फिर पेंटेन। तो हेक्सेन पेंटेन तो मिल ही गया है ना, पहला ऑप्शन तो है नहीं, हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया। फिर यहाँ ब्रांचिंग और ज्यादा है तो ये सबसे एंड में हो जाएगा, तो ये सबसे एंड में, और ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो अमाइड ब्रोमीन। तो बच्चे अमाइड ब्रोमीन हॉफमैन ब्रोमेमाइड है ना, अमाइड आ गया, ब्रोमीन आ गया, KOH या NaOH आ गया, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड। तो ए को तो मुझे मिलाना चाहिए 2 से, है ना, तो ए को तो मैं 2 से मिलाऊंगी। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना। फिर अमाइन, तो अमाइन में कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया में क्या अमाइन ले लो और आइसोसाइनेट बना दो, कार्बाइल अमाइन बना दो। तो हम कहेंगे अच्छा भाई अमाइन को हमें मिलाना चाहिए 3 से। ठीक है, हेलवोलाड जिलेंस्की कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, तो एक भी मैच हो रहा है तो ठीक है। C4 होना चाहिए, ओह सारे ही C4 है, तो चलो पहला तो गलत हो गया। फिर ये जिंक मरकरी HCl, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन है, और ना कीटोन ही देता है, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन दोनों का वैसे तो D को 1 से मिलाना चाहिए। तो D 1 से मतलब पहला तो वैसे ही गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, फिर तीसरा भी गलत हो गया। D को 1 से मिलाना चाहिए। अब कर लोगे, A का 2 होना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमेमाइड मिल जाएगा, है ना। C का 4 होना चाहिए, D का 1 होना चाहिए, तो फिर क्या किसी से भी मिला लो, एक आध बढ़ा सकते तो मिला सकते हो। अब यहां देखो 10 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 4 ग्राम ऑक्सीजन है। अब भाई मेटल ऑक्साइड कौन सा है वो तो पता नहीं है, तो मेटल ऑक्साइड में 4 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन 4 है, तो मेटल तो 6 हुआ क्योंकि टोटल तो 10 है। 10 ग्राम मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन 4 है, पूरा 10 है, तो मेटल 6 है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है, समतुल्य मतलब तुल्यांकी भार पूछा है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट का तुल्यांकी भार बताओ। तो बच्चे मेटल कार्बोनेट में मुझे मेटल की वैलेंसी तो पता नहीं है ना, मेटल कार्बोनेट मैंने ऐसे लिख दिया, अभी जो भी XY जो भी है इसका M तो 2 है, सॉरी मेटल कार्बोनेट में M2 है, लेकिन कार्बोनेट कितने वो मुझे नहीं पता। तो मैं कहूँगी भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, कार्बन का परमाणु कार्बोनेट का जो भी आपका मास आ रहा है, एटॉमिक मास जो भी है, डिवाइड बाय वैलेंसी। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 3 है तो 3, और वैलेंसी 2 है, तो 48, 50, 60 और 2, तो ये तो 30 है। इसका बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या है, किसी एलिमेंट का वो मास, याद करो, जो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 से डायरेक्ट जुड़े या रिप्लेस कर दे। तो मेरे पास तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 8, तो भाई ऑक्सीजन के 4 से कनेक्ट होने के लिए 6 ग्राम चाहिए, ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कनेक्ट होने के लिए 12 पार्ट या 12 ग्राम चाहिए। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट तो 12 है, कार्बोनेट का तुमने बता ही दिया, पूरे मास में वैलेंसी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 30 और 12 40 और 42, तो हमारा आंसर 42 डेफिनेशन से बन जाएगा, इतना कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, C+O2 CO2, ठीक है, C+O2 CO2, फिर CO2 gives CO plus half O2। ठीक है, अब मुझे ये इक्वेशन चाहिए, C plus half O2, तो C तो ये रहा, हाफ O2, ठीक है, हट जाएगा ना, ये हाफ बचेगा, CO2 कट गया, तो C प्लस हाफ O2 और आंसर CO आई रहा है ना। तो मतलब मैं इक्वेशन 1 और 2 की एंथैल्पी जोड़ दूं, 3 आ जाएगी। तो डेल्टा H3 जो आ रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो दोनों इक्वेशन लिखी और ऐड कर दी, जो कट रहा था वो काट दिया, भैया डायरेक्शन ऑपोजिट कट जाएगा। तो 1 और 2 को जोड़ देती हूँ, तो 393 और 283, 193 में 110 हो जाएगा ना माइनस का, हाँ तो ठीक है ना, ये रहा ऑप्शन 1, सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। अब देखो
अगर Ka वीक एसिड 10 की पावर -8 है, ठीक है, तो Pk भी होगा उसी के कॉन्जुगेटेड बेस का। तो भाई Ka इंटू Kb की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है। तो अगर ये 10 की पावर -8 है तो Kb कितना होगा? तो Kb 10 की पावर -6 होगा। 10 की पावर -8 हो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? और Pkb क्या होगा? तो Pkb नेगेटिव लॉग Kb, नेगेटिव लॉग 10 की पावर -6, लॉग में पावर आगे आ जाती है ना, तो -6 लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो आपका आंसर 6 होना चाहिए। इसमें क्या, सिंपल सरल सवाल है, इसमें फ्री के नंबर है। नेक्स्ट देखो, सेल्फ इंडिकेटर, तो फिर टाइट्रेशन 25 बार करी थी KMnO4 FAS वाली। अंतिम बिंदु पर KMnO4 अपना रंग बदल देता है या विलियन का रंग चेंज हो जाता है ना। आपने कितनी बार लिखा था टाइट्रेशन के प्रिंसिपल में, KMnO4 FAS की रिएक्शन रिडॉक्स टाइट्रेशन है, एसिडिक मीडियम में होती है, एंड पॉइंट पे सोल्यूशन टर्न्स पिंक, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर, है ना। तो जैसे ही KMnO4 MnO मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कलर आ जाएगा, है ना। अब वो रिडॉक्स खत्म होने वाली तो कलर आ जाता है लास्ट पॉइंट पे, तो इसको तो मैं KMnO4 लिख दूं डायरेक्ट। नेक्स्ट, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट, तो याद करो मरकरी सेल एनोड तो था जिंक मरकरी एलॉय, नहीं एमलगम, कैथोड था HgO, है ना, और कार्बन का पेस्ट था, और इलेक्ट्रोलाइट था आपके NaOH KOH और साथ में जिंक ऑक्साइड, है ना। तो NaOH KOH ले लो या जिंक ऑक्साइड साथ में, तो NH4Cl तो किसी भी हिसाब से नहीं है, तो पेस्ट ऑफ NaOH या KOH विद जिंक ऑक्साइड। फिर भाई अरेनियस इक्वेशन, अब अगर इक्वेशन डिराइव करनी है तो ये फॉर्मूला है, K इक्वल्स टू A e की पावर -EA/RT, लॉग ले लो दोनों दिशाओं में, है ना। और फाइनल इक्वेशन याद हो तो log K2/K1 इक्वल्स टू क्या था, A तो कट जाता था, है ना, EA/2.303 R T2 - T1, अगर T2 ज़्यादा है तो अपॉन T1 T2, ठीक है ना। तो अब देख लो क्या मैच हो रहा है, log K2/K1, ठीक है, और K1/K2 करते हो तो T1 - T2 कर दो, उसमें क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ो। CO2 CO, ये O छोटा है भाई, डाई कार्बोनिल है ना, ऐसा है डाई कार्बोनिल, सॉरी ऑक्टा कार्बोनिल, नॉट डाई कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल और डाई कोबाल्ट में ब्रिज कार्बोनिल कितने हैं? देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज वो कुछ ऐसा है, कोबाल्ट में बॉन्ड है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड तो इनसे पर्सनली कांटेक्ट में है, 3 इधर 3 इधर, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 जो है वो आपके ब्रिज वाले, ये O कैपिटल है ना, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना, डाई कोबाल्ट 2 कोबाल्ट है, और ऑक्टा कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड 8 है, ये कैपिटल O है, ये भी कैपिटल O है। तो ब्रिज वाले कितने हैं? तो ब्रिज वाले 2 है, ठीक है, ब्रिज वाले 2 है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ऐसे। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, तो ये बेटा मांगे कार स्कूटर वाली फैमिली है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, IP घटता है, तो एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, ये तुम्हारा जनरल नॉलेज चेक करा, इसमें क्या है ना। तो ये नेक्स्ट, H2S H2O से ज़्यादा पोलर है, क्यों भाई? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और H2O H2S आइसोस्ट्रक्चरल है, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, और ये कुछ ऐसा, और अगर इसका स्ट्रक्चर भी बनाए तो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए।
तो ये तो ठीक है, चलो स्ट्रक्चर तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन पोलैरिटी वाटर की ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा सही है, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो ब्यूटेन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो देखो पहले तो ब्रांचिंग देख लो, पेंटेन का ज्यादा होगा, पेंटेन का ज्यादा होगा घटते क्रम में ना, किससे, 2 मिथाइल ब्यूटेन से, और उसमें तो ब्रांचिंग और ही कम है, तो ये और कम, और ब्यूटेन आपका और पीछे फंस जाएगा। ठीक है, तो CBDA है ना आपके पास, ये रहा सर्वाधिक बॉइलिंग पॉइंट जो अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड वाले में मिनिमम होता है, तो इसका मिनिमम ये बीच में आएगा, तो C, B और D तो फंस गया, और A मोलर मास ही मिनिमम है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, बस। तो ये था आपका आखिरी सवाल, 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब ये नहीं ऐसे कैसे उठ के आ जाएगा, लेकिन ये है कि जैसे नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चंस कराए थे मैच द कॉलम में, IP वाले कराए थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला आ गया, मर्करी सेल वाला आ गया, तो टॉपिक्स उठ जाते हैं, है ना। लैम्डाइम वाला क्वेश्चन आ गया, काइनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन में रिलेशन आ गया, ऐसे। तो मैच करते करते टॉपिक्स जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आप मिस ना करो, इसलिए अपन उनको क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं। और अब टाइम कम होता है तो अब एक एक चैप्टर के नोट्स भी पढ़ोगे ना बच्चे, तो 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, बायो में बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है, तो 4 मान लो, तो इतना टाइम नहीं है कि सबके नोट्स बैठ के रिवाइज करो। तो अब आपका यही टाइम है कि आप मॉक टेस्ट करो, पेपर करो, है ना। और इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो आपको, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर से आप इसको बोल देना कि भाई ये मॉक टेस्ट है, इसका आज तीसरा है, शायद तीसरा चौथा जो भी है, आप ये डाल देना, इसका स्क्रीनशॉट डाल देना कि मुझे इसका PDF चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब में तो क्या कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।